अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शिकार याद पे अपनी एक और कहानी पेश खिदमत है। देओरंद दरगाह का जालिम शेर। ये 1965 में कमांडो से ये कार बंगलोर जाते हुए लबे सड़क मैंने देहातियों के एक हुजूम को देखा जो एक सरबरीदा लाश चरपाई पे उठाए जा रहा था। लाश के आगे आगे दो जवान औरतें मातम कर रही थीं। मैंने कार रोककर लोगों से दरियाफ्त किया, क्या वाक़या है। एक जवान ने भर्राई हुई आवाज़ में बताया कि यहाँ से चंद फरलांग के फासले पे देओरंद दुर्गा के पहाड़ियों में एक आदमखोर शेर ने इसे हलाक कर दिया है और अब इसके अजीज़ और क़रीब इसकी अतखाई लाश को तामे कर लेके जा रहे हैं। मैंने इस सिलसिले में तफसील मालूम करनी चाहिए तो मालूम हुआ कि ये लाश तामे कर नामी एक छोटे से गांव के बूढ़े मुखिया के बेटे चंदर रामी की है। चंदर रामी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए करीब के गांव जा रहा था। इसके साथ दो साथी और भी थे। एक तो गांव का बनिया जो खरीदो फरोख्त का कुछ सामान अपने खच्चर पे लादे हुए था और दूसरा चंदर रामी का मुलाजिम रामू। देओरंद दुर्गा के चटेल पहाड़ों में उसे एक पगडंडी तामे को कर को दूसरे गांव से मिलाती है। ये रास्ता निस्बतन मुख्तसर है, इसलिए लोग आमतौर पर सड़क को छोड़कर इसी रास्ते से आते जाते हैं। इन पहाड़ियों पे छिदरी छिदरी झाड़ियाँ, ऊंचे नीचे पथरीले टीलों और गारों के अलावा कुछ नहीं। अलबत्ता यहाँ से चंद मील दूर एक तवील और अरीस जंगल है जो पहाड़ों के पीछे पीछे बेंगलोर तक फैला हुआ है। इन तीन आदमियों का काफिला पगडंडी पर से गुजर रहा था कि एक टीले के पीछे से शेर की दहाड़ की आवाज़ आई। बनिया का खच्चर उल्टे पांव वापस भागा। पेशतर इसके कि ये लोग भी किसी से भागने का फैसला करते। शेर ने बाएं तरफ के टीले से छलांग लगाई और चंदर रामी को गर्दन से दबोच लिया। बनिया और रामू इस अचानक हमले से बदहवास होकर मुख्तलिफ सिमतों को भाग निकले। बनिया का खच्चर जब तामे कर पहुंचा तो लोगों को हादसे का एहसास हुआ और वहां से 10-12 नौजवानों की एक पार्टी लाठियां बल्लम लेके रवाना हुई। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पे बनिया और रामू भी मिल गए जो इंतहाई खौफजदा थे। बनिया तो मारे दहशत के बुखार में फूंक रहा था, लिहाजा उसे दो आदमियों के साथ तामे कर वापस भेज दिया गया। अलबत्ता रामू की हालत कदरे गनीमत थी, लेकिन वो भी खौफजदा था और पार्टी के साथ जाए हादसे पे जाने के लिए बसदे मुश्किल आमादा हुआ। ये लोग चीखते चिल्लाते जब इस मकान पे पहुँचे जहाँ शेर ने चंदर रामी का शिकार किया तो वहाँ खून ही खून फैला हुआ था, मगर चंदर रामी की लाश गायब थी। पगडंडी पे शेर के पंजों और लाश के निशानात को देखते हुए ये लोग आगे बढ़े तो एक फरलांग के फासले पे ऊंची ऊंची झाड़ियों के दरमियान चंदर रामी की सरबरीदा अतखाई लाश नजर आई। ऐसा महसूस होता था कि लाश की रानें, बाजू और सीने का गोश्त खाने के बाद शेर इसे झाड़ियों में छुपाकर जंगल की सिमत चला गया। लाश की हालत इतनी मस्त हो चुकी थी कि सिवाय चंदर रामी के हाथ की अंगूठी के जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से इसका पहचानना नामुमकिन था। ताज्जुब की बात यह थी, इर्द गिर्द की तमाम झाड़ियों को छानने के बावजूद चंदर रामी का सर कहीं दस्तयाब ना हुआ। दोपहर ढल रही थी, लिहाजा इस खौफ से कहीं शायर वापस आ निकले ये लोग लाश को एक चादर में डाल के भाग गए। रास्ते में एक छोटा सा गांव था जहां से उन्होंने चारपाई मांगी। अभी ये लोग लाश के टुकड़े चारपाई पे रख ही रहे थे कि तामे कर से चंदर रामी का बाप और इसकी दो बहनें और ख़ानदान के दीगर अफराद भी नाला विष्णुन करते हुए आन पहुँचे। इन लोगों को चंदर रामी की हलाकत का जो गम था सो था, लेकिन सबसे ज़्यादा सदमा इस बात का था कि लाश का सह नहीं मिल सका और अब सर के बगैर इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा। मैंने इस नौजवान से पूछा, क्या वो मेरे साथ फिर इस मकाम तक चल सकता है
जहाँ से चंद्ररामनी की लाश दस्तयाब हुई है। ये नौजवान तजब्बुब के आलम में था कि इसकी नज़र कार में रखी हुई मेरी राइफ़ल पे पड़ी। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने हाथ बढ़ाकर गोलियों की पेटी उठा के कमर से बांध ली और राइफ़ल उठाकर कार के शीशे चढ़ा दिए। नौजवान ने पलट के गांव की तरफ बढ़ते हुए हुजूम की तरफ देखा और मलाइमी ज़बान में पुकार के उनसे कहा। इसकी आवाज़ सुन के सब लोग ठहर गए। कुछ लोग लाश के पास रुक गए और बाकी, जिनमें चंद्ररामनी का बाप और 2 बहनें भी थी, तेज़ तेज़ कदमों से वापस आए और इस नौजवान से अपनी ज़बान में कुछ बातें करने के बाद मेरे आगे हाथ जोड़ने और मिन्नत समाजत करने लगे। चंद्ररामनी की बहनें मेरे कदमों में गिर गईं और आहोजारी करने लगीं। नौजवान की ज़बानी मालूम हुआ कि ये लोग दरिंदे से चंद्ररामनी का इंतकाम लेने के लिए मेरी खुशामद कर रहे हैं। मैंने उन्हें समझाया कि मिन्नत समाजत करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद दरिंदे से इंतकाम लेने के लिए बेचैन हूँ, मगर इस सिलसिले में मैं उन्हें भी मेरी मदद करनी होगी। सबसे पहले एक आदमी को मेरे साथ इस मकाम पर चलना होगा जहाँ से ये लोग चंद्ररामनी की लाश उठा के लाए हैं। नौजवान के अलावा वो लोग भी साथ चलने के लिए रज़ामंद हो गए, मगर मैंने ज़्यादा आदमियों को साथ लेना मुनासिब नहीं समझा। एक आदमी को अपनी कार की हिफाजत पे छोड़ के बाकी लोगों को लाश के साथ गांव रवाना कर दिया और ख़ुद इस नौजवान के साथ पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त शाम के 4 बजे थे। जंगल और मैदानी इलाकों में 7 बजे तक दिन की रोशनी रहती है। खुसूसन गर्मियों में तो काफ़ी देर तक मध्यम उजाला रहता है। मेरा ख्याल था कि मैं वो इलाका देखकर 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा। फिर रात बेंगलोर में गुजारने के बाद कल सुबह बाकायदा तैयारी के साथ यहाँ आऊँगा और शेर को तलाश करूँगा। जिस मकाम पे मैंने अपनी कार छोड़ी थी वहाँ से बेंगलोर का फासला ज़्यादा से ज़्यादा 60 मील होगा। बहरहाल जब मैं इस नौजवान के साथ, जिसका नाम चिंगाड़ू राम था, और दौरन दुर्गा के पहाड़ों में दाखिल हुआ तो शाम के 5 बज चुके थे और सूरज पहाड़ियों की ओट में जा चुका था। ज़मीन पे लंबे लंबे साए फैले हुए थे और हवा में कभी ठंडी लहरें भी महसूस हो रही थीं। चिंगाड़ू राम ने सबसे पहले मुझे वो जगह दिखाई जहाँ शेर ने चंद्ररामनी को हलाक किया था। ज़मीन पे खून अभी तक फैला हुआ था और कश्मकश के निशानात भी थे जो हुजूम के कदमों से निशानात से मुअद्दम हो चुके थे। बाईं तरफ एक ऊंचा टीला था जहाँ से शेर ने छलांग लगा के चंद्ररामनी को दबोच लिया था। मैंने टीले पे चढ़ के चारों तरफ नज़र डाली। मेरे गर्दों पे छोटी बड़ी पहाड़ियों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ था। सामने चंद मील के फासले पर एक नदी के पार जंगल की हद शुरू होती थी। इस टीले पे खड़े होकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि शेर से निकलकर नदी को अबूर करता हुआ इन पहाड़ियों पे आया होगा और अगले गांव की तरफ बढ़ ही रहा होगा कि रास्ते में चंद्ररामनी और इसके साथियों ने मुठभेड़ हो गई। शेर या तो पहले ही आदमखोर होगा या भूख से तंग आके इसने इंसान के गोश्त पे कनात कर ली होगी। लेकिन एक मर्तबा इंसानी गोश्त का मज़ा चख लेने के बाद अब शेर का आदमखोर हो जाना यकीनी है। अगर इसे हलाक ना किया गया तो वह गर्दो पेश के तमाम देहातों में कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म कर देगा। टीले से उतरकर मोहतात कदमों से चलते हुए हम लोग इन झाड़ियों तक पहुँचे जहाँ चंद्ररामनी की लाश मिली थी। यहाँ भी खून फैला हुआ था और शेर के पंजों और इसके उठने बैठने के निशानात भी थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि शेर ने निहायत इत्मीनान से यहाँ बैठ के चंद्ररामनी को खाया है और फिर इन झाड़ियों को महफूज समझ के बकिया लाश छोड़ के वापस चला गया। मैंने शेर के पंजों के निशानात देखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। चारों तरफ छिदरी छिदरी झाड़ियाँ फैली हुई थी, कहीं कहीं जंगली बेर के दरख्त और कहीं नशेब में जहाँ बारिशों का पानी जमा होने का इम्कान था घनी सरसब्ज़ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ भी थीं। इस मकाम को देख के मुझे ये अंदेशा हुआ कि मुमकिन है शेर ने जंगल के बजाय इन झाड़ियों को अपना मस्कन बनाया हो। लिहाजा मैंने आगे बढ़ने के बजाय वहीं
रुककर इलाके का जायज़ा लेना मुनासिब समझा। इन झाड़ियों से एक फरलांग इधर 2 ऊंचे ऊंचे पीपल के दरख्त थे, जिनके नीचे तोहम परस्त हिंदुओं ने ईंटों का एक हिसार खींच रखा था। इस हिसार के अंदर बहुत से खाली चिराग रखे हुए थे। चिंगाड़ू राम की ज़बानी मालूम हुआ कि बहुत अरसे पहले छोटे गांव के कुछ लोग यहाँ पूजा पाठ के सिलसिले में आते थे, मगर जब से सड़क पर बसें चलनी शुरू हुई हैं और तामेकर से छोटे गांव तक लोग बसों के ज़रिए सफ़र करने लगे हैं, ये रास्ता वीरान हो गया है। लिहाजा अब बहुत दिनों से यहाँ पूजा पाठ बंद है। सूरज पहाड़ियों की ओट में गुरूब हो रहा था। तेज़ हवाएं चलने लगी थी और ऊंची पहाड़ियों के नीचे अंधेरा होने लगा था। शेर के कदमों के निशानात इस टीले के नीचे आके गायब हो गए थे। साफ जाहिर है कि शेर ये टीला अबूर करके या तो इन झाड़ियों गारों में आराम कर रहा है या फिर नदी अबूर करके जंगल में दाखिल हो गया है। मैं एक दूसरे रास्ते से घूम के वापस लौटा। बाईं तरफ का टीला पार करके जब हम लोग झाड़ियों से गुजरते हुए आगे बढ़े तो जंगली बेरी के एक ऊंचे दरख्त के नीचे मुझे खून के चंद धब्बे नज़र आए। मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा। ये दरख्त इस टीले के ऐन नीचे वाक़ था, जिसके ऊपर बैठ के शेर ने चंदर रामी की लाश खाई थी। इधर उधर बगौर देखते हुए मैं इस तरफ से टीले पे चढ़ने लगा। दरख्त की ऊंचाई से थोड़ी बुलंदी पे पहुंचकर मैंने नीचे नज़र डाली तो बेरी के झुंड में शाखों के दरमियान फंसा हुआ मुझे एक इंसानी सर नज़र आया। यकीनन ये बदनसीब चंदर रामी का सर था, जो जिस्म से अलग होकर टीले पर से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा और बेरी की शाखों में उलझ के रह गया। बड़ी मुश्किलों से शाखों को हिलाकर और बंदूक की नाल से ठोका देकर हमने इस सर को नीचे गिराया। चिंगाड़ू ने सर को आलूद बालों से पकड़ के उठाया और चंदर रामी का चेहरा देख के ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने जेब से रुमाल निकाल के इसे दिया ताकि वो इसे रुमाल में पकड़ ले। फिर मैं इसे दिलासा देता हुआ सड़क तक लाया जहाँ मेरी कार खड़ी थी। गांव का एक नौजवान जो चंदर रामी का चचाजाद भाई था, वो खड़ा पहरा दे रहा था। मैंने इन लोगों को समझा बुझा के दूसरे दिन 9 बजे सुबह यहाँ मिलने का वक्त मुतय्यन करके गांव रवाना कर दिया। रात में ने बेंगलोर में अपने 2 न्यूज़पेपर के बंगले में बसर की। न्यूज़पेपर मेरा बहुत गहरा दोस्त था और मेरी तरह शिकार का बहुत शौकीन भी था। इसके वालिद बेंगलोर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के ओहदे पे फाइज थे और वो खुद एक मकामी अखबार का सब एडिटर था। मेरी ज़बानी शेर की आदमखोरी का हौलनाक वाक़या सुन के वो भी मेरे हमरा तामे कर चलने के लिए तैयार हो गया। इसके पास 12 बोर की डबल बैरल बंदूक थी। सुबह 8 बजे नाश्ता करके और टिफ़िन कैरियर में दोपहर के लिए कुछ सैंडविच अंडे वगैरह लेके हम लोग बेंगलोर से रवाना हो गए। 60 मील का फासला मैंने 1.25 घंटे में तय किया। जब हम लोग तामेकर के करीब पहुँचे तो चंदर रामी का बाप चिंगाड़ू राम और बहुत से लोग सड़क पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। चिंगाड़ू राम से कहकर मैंने गांव से एक बकरा मंगवाया और फिर हम चंद आदमियों को लेकर इस मकाम पे पहुँचे जहाँ पीपल के दोनों दरख्त थे। मैंने चिंगाड़ू राम से कहा वो इन दरख्तों पे 2 मचान तैयार करें। इन दोनों दरख्तों के दरमियान टीले के नीचे बकरे को बांध दें। जब तक वो लोग मचान तैयार करते रहे, मैं और ट्यूनिस अपने हथियार लेके आगे बढ़ गए। कल वाली घनी झाड़ियों के करीब पहुंच के मैं ठिठक के खड़ा हो गया। ज़मीन पे शेर के पंजों के ताज़ा निशानात थे जो झाड़ियों से नदी की तरफ जा रहे थे। इन निशानात को देख के हमने अंदाज़ा लगाया कि शेर का मस्कन इन झाड़ियों के पीछे किसी गार में है और वो रात को किसी वक्त नदी की तरफ पानी पीने या जंगल में शिकार की तलाश करने के लिए गया है और अब तक वापस नहीं आया। हमने इन निशानात को देखते हुए आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। नदी के किनारे पहुंच के मालूम हुआ कि हमारा अंदाज़ा सही था। नदी करीब
खुश्क थी, सिर्फ एक 4 फीट चौड़ी पानी की धार नदी के दरमियान बह रही थी। शेर ने नदी के किनारे खड़े होकर पानी पिया और फिर पानी में से गुजरता हुआ जंगल में दाखिल हो गया था। अभी हम लोग इस तजब्बुब में थे कि नदी अबूर करके जंगल में दाखिल हों या मचानों पर बैठ के शेर की वापसी का इंतज़ार करें कि दूर जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। ऐसा महसूस होता था कि शेर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मील के फासले पर है। यूनुस ने मशवरा दिया कि खुली जगह पे खड़े होकर शेर का इंतज़ार करने के बजाय ये ज़्यादा मुनासिब है कि इत्मीनान से मचानों पे बैठकर इसका रास्ता देखा जाए। हम लोग तेज़ तेज़ कदमों से मचानों की तरफ लौट आए। चिंगाड़ू राम और इसके साथियों ने दरख्तों में मचान बना दिए थे। फिर हमारे कहने पे वो लोग गिरी पड़ी शाखें उठाकर और जगह को साफ करके तामे कर वापस चले गए। शेर के दहाड़ने की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। यूनुस और मैं दरख्तों पे चढ़ के मचानों पे बैठ गए। नीचे बंधा हुआ बकरा शेर की आवाज़ सुन सुन के लरज़ रहा था और वक्फे के बाद ज़ोर से खौफज़दा आवाज़ निकालता और रस्सी तुड़ाने की जद्दोजहद करने लगता। शदीद गर्मी का दिन था और हवा बंद थी। हमारे जिस्म पसीने में शराबोर हो गए थे। दोपहर तक जंगल में शेर दहाड़ता रहा। इसके बाद खामोशी हो गई। अब सूरज आहिस्ते आहिस्ते पहाड़ों के पीछे जा रहा था और फिज़ा में ठंड सी घुल गई थी। बकरा निढाल होके बैठ गया था और इत्मीनान से जुकाली कर रहा था। जब तक शेर जंगल में दहाड़ता रहा, यूनुस और मैं मचानों पर बैठे एक दूसरे से बातें करते रहे। शेर खामोश हो गया तो हमने भी खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि हर लम्हा शेर की आमद का इम्कान था। इस दौरान हमने अपना अपना खाना भी खा लिया और थर्मोस में से चाय भी पी ली। अभी सूरज की रोशनी बाकी थी कि नदी की तरफ से एक गीदड़ की चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर हमसे थोड़े फासले पे घनी झाड़ियों में एक मोर चीखा। मोर की चीख के साथ ही पिछली झाड़ियों और बेरी के दरख्तों पर बहुत से तीतर बोले और पर फड़फड़ाते हुए तामे कर की तरफ परवास कर गए। बकरा अचानक उठ खड़ा हो गया और खौफज़दा आवाज़ में मिनमिनाने लगा। मैंने सीटी बजा के यूनुस को तैयार रहने का इशारा किया, जिसके जवाब में इसने भी सीटी बजाई। मैं अपनी शाख पे बैठा हुआ टिकटिकी लगाए इस टीले को देख रहा था, जिसके पीछे नदी की तरह जाने का रास्ता था। अचानक लोमड़ी टीले पर से कूद कर दरख्तों की तरफ आई। बकरा इसे देख के बिदका और ज़ोर से चीखा। लोमड़ी मेरे दरख्त के नीचे खड़ी होकर इस सिम देखने लगी जिधर से वो आई थी और फिर तेज़ी से झाड़ियों को फलंगती हुई पिछले टीले में गायब हो गई। मचान पे बैठे हुए मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। सामने वाले टीले के नीचे शेर एक पूरे कद के जवान नील गाय को घसीटता हुआ घनी झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। इसने गाय को गर्दन से दबोच रखा था। 5-7 मन वज़न की नील गाय को इतनी आसानी से घसीट रहा था जितनी आसानी से मैं एक कुर्सी को घसीट लेता हूँ। बकरा एक बार ज़ोर से चीखा और फिर इसका तमाम जिस्म खौफ से लरसने लगा। शेर अभी तक इसकी निगाहों से ओझल था, मगर शायद बकरे ने इसकी बू सूंघ ली थी। बकरे की आवाज़ से चौंक कर शेर ने नील गाय को छोड़ दिया और पलट के दरख्तों की तरफ देखने लगा। फिर वो मुहतात कदमों से दरख्त की तरफ बढ़ा और ऊंचे टीले पे चढ़ के नीचे देखने लगा। बकरा इससे लगभग 50 गज के फासले पे बंधा हुआ थर थर काँप रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है और राइफ़ल के दस्ता और ट्रिगर पे हाथ लरज़ रहे थे। चिड़ियाघर के जंगलों में मुकीद शेर को देखना और बात है, और खुले जंगल में खून ख़वार शेर को अपनी नज़रों के सामने चंद गज के फासले पे खड़ा हुआ देखना और बात है। लेकिन हाथों की लर्जिश और आसाब पे काबू पाए बगैर शेर पे फायरिंग करना भी मुश्किल था। मैंने एक बार अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ट्रिगर से हटा के बंद किया और खोला, लेकिन मेरी नज़रें शेर पे जमी हुई थीं, जो गालिबन हैरत से बकरे की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, जब एक शिकार मेरे मस्कन के इतने करीब मौजूद था तो फिर मुझे जंगल से नील गाय का शिकार करने और उसे यहाँ तक घसीट के लाने की क्या ज़रूरत थी। मेरे देखते ही देखते शेर
भागता हुआ टीले से नीचे उतरा। अब वो मेरी राइफल की जर्द में था, लेकिन इस बकरे के करीब पहुंचने से पहले न्यूनिस की बंदूक ने एक शोला उगला। फायर की गरज फिजा में गूंजी और शेर उछलकर दूर जा गिरा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। न्यूनिस ने इसे रोकने का मौका भी नहीं दिया, रुकने का। ज़ाहिर सालम में कारी ज़रब कैसे लग सकती थी। न्यूनिस के फायर से शेर की पेट छन्नी हो गया था और इसकी पिछली टांगें ज़ख्मी हुई थीं। शेर उठते ही एक बार ज़ोर से दहाड़ा और फिर हाथ बढ़ा के इसने बकरे को दूर उछाल दिया। मैं अभी तक मुंतज़िर था कि इसकी पेशानी मेरे सामने आए। बकरा नीम मुर्दा हालत में मेरे मचान से 10 फीट के फासले पे पड़ा तड़प रहा था। शेर ने एक बार दहाड़ के बकरे पे छलांग लगाई। इसी लम्हे मैंने शेर की पेशानी का निशाना लेके फायर किया और गोली इसके जबड़े को तोड़ती हुई निकल गई। वो ज़ोर से दहाड़ के ज़मीन पे गिरा, मगर फिर उठ के खड़ा हो गया और तेज़ी से टीले की तरफ भागा। अब मैंने उजलत में शेर के जिस्म का निशाना लेके दूसरा फायर किया। साथ ही दूसरे मचान से भी न्यूनिस की बंदूक की फायर की आवाज़ आई। शेर टीले के वस्त में पहुंच चुका था कि उलट कर गिरा और टीले के नीचे ज़मीन पे गिर के तड़पने लगा। शेर के गरजने और गुर्राने से तमाम पहाड़ियाँ लरज़ रही थी। काफ़ी देर तक वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा, लेकिन अब इसमें उठने की सकत नहीं थी। चंद लम्हों तक वो अपने लहू में तड़पने और करवटें लेने के बाद बेहिस्सो हरकत हो गया। मुझ पे शेर की इस दर्जा हैबत तारी थी कि इसके बेहिस्सो और हरकत होने के बावजूद काफ़ी देर तक मचान पर खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद दूसरे मचान से न्यूनिस के पुकारने की आवाज़ आई। मैंने उसे जवाब दिया। फिर हम दोनों बंदूकें थाम के बड़ी एहतियात से मचानों से नीचे उतरे। इस वक्त तक सूरज गुरूब हो चुका था, मगर इसकी मध्यम सी रोशनी उफ़क़ पर बाकी थी। हमारा बकरा, जिसकी जान बचाने के लिए न्यूनिस ने पहला फायर किया था, मर चुका था। शेर का एक ही हाथ ने इसकी गर्दन तोड़ दी थी। दबे दबे कदमों से राइफल की नाल शेर की तरफ ताने हुए मैं इसके करीब गया और शेर से इसके जिस्म को ठोंका दिया, मगर वो मर चुका था। इसी वक्त चिंगाड़ू राम और तामेकर गांव के दूसरे लोग, जिन्होंने फायर की आवाज़ सुनी थी, पुकारते हुए हमारे पास आए और फिर मुर्दा शेर को देख के खुशी और मसरत के नारे लगाने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।